हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज जहाँ पर हम सीआईबी एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। इन दिस वीडियो बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल 8 चैप्टर 3 डेफिनेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट क्या है ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, सो दिस डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट सो दैट जो फैसिलिटीज़ कुछ नॉन रेजिडेंट्स को मिलते हैं, स्पेसिफिक काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, वो फैसिलिटीज़ उन्हें जो है जब तक रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड किए जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू अंडरस्टैंड नॉन रेजिडेंट इंडियन, क्योंकि एनआरआई के क्या क्या फैसिलिटीज है इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आगे। तो एनआरआई बैंकिंग हम डिस्कस करेंगे, व्हाट फैसिलिटीज दे प्रोवाइडेड। तो वी शुड बी नोइंग कि एनआरआई है कौन एक्चुअली, ठीक है। तो दैट वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजंस के बेसिस पर, ठीक है। तो पर्पस क्या है एनआरआई और एनआरआई को अकाउंट रिलेटेड फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने का। तो एनआरआई जो इंडिया में मनी सेव करेंगे तो इंडिया का मनी फॉरेक्स रिजर्व जो है वो इंक्रीज होगा। सो दैट इज द मेन पर्पस। अब एज पर आईटी एक्ट, जो सेक्शन 6 ऑफ आईटी एक्ट 1961 है, ये एनआरआई को डिफाइन किया गया है। फर्स्टली एक रेसिडेंट को डिफाइन किया गया। अगर रेसिडेंट आपको समझ में आ गया देन यू कैन अंडरस्टैंड हु इज अ नॉन रेजिडेंट। जो रेजिडेंट के प्रोविजंस फॉलो नहीं कर रहा है दैट इज अ नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो रेजिडेंट इज अ पर्सन जो इंडिया में स्टे कर रहा है 120 डेज तक, 182 डेज के अंदर, ठीक है। 6 मंथ्स के अंदर एटलीस्ट 120 डेज ही स्टेइंग इन इंडिया, दैट पर्सन विल बी अ रेसिडेंट। या फिर एक साल का अगर हम बात करें, 4 इयर्स का बात करें, उसमें से एटलीस्ट 1 ईयर वो इंडिया में रह रहा है तो दैट पर्सन इज कॉल्ड अ रेसिडेंट। बाकी समय इंडिया से बाहर रह चाहे, ठीक है। और साथ के साथ इनका टैक्सेबल जो इनकम है वो 15 लाख से ज़्यादा का अमाउंट जो है वो टैक्सेबल इनकम होता है। तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड अ रेसिडेंट। अब एनआरआई कौन है जो इन चीज़ों को कंप्लाई नहीं कर रहा, 6 मंथ्स में 120 डेज से कम का टाइम पीरियड रह रहा है, 4 इयर्स में 1 ईयर से कम का टाइम पीरियड जो है इंडिया में रह रहा है, तो सच अ पर्सन इज अ नॉन रेजिडेंट इंडियन। अब देर आर सर्टेन पीपल जिन्हें रेजिडेंट्स बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया कहा जाता है। अब एक पर्सन इंडिया से बाहर बहुत दिन जो है रह गया, तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एन एनआरआई। अब ये पर्सन इंडिया में परमानेंटली वापस आ रहा है रिसाइड करने के लिए कि भाई छोड़ दिया परदेश आ गए स्वदेश, ठीक है। तो ऐसा अगर इन्होंने कहा और वापस आ गए तो दिस पर्टिकुलर पर्सन विल बी कॉल्ड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 2 इयर्स, ठीक है। 2 साल के लिए इन्हें रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट का किताब दिया जाएगा कि भाई ये पकड़ो, ठीक है। तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, वाई? बिकॉज दिस पर्सन हैज कम टू इंडिया, इसने वहां पे माइंड चेंज किया। और ऐसे जो ढुलकवा बैंगन होते हैं तो उनका कोई भरोसा नहीं होता, दे कैन चेंज देयर माइंड अगेन। तो ऐसा पर्सन फिर से माइंड चेंज करके वापस जा सकता है। तो इस वजह से 2 इयर्स तक का टाइम पीरियड दिया जाता है कि भाई रियली वांट टू कम बैक। तो यस, 2 इयर्स तक ये होता है। और ये 2 इयर्स के टाइम पीरियड में इनका एक रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये अकाउंट में जो भी पैसे इन्होंने फॉरेन कंट्री में कमाए हैं और जो एरियर्स बाकी पैसे रिमेनिंग है उस सबको स्टोर सेव करने के लिए फॉरेन करेंसी टर्म्स में ये अकाउंट में रख सकते हैं वो। तो दैट इज वन काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। और इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए ये पर्सन इंडिया में 10 इयर्स फाइनेंशियल ईयर्स में से 9 फाइनेंशियल ईयर्स इंडिया से बाहर रहे, या फिर इंडिया से बाहर, इंडिया में जो है 7 फाइनेंशियल ईयर्स में से 2 साल से कम का टाइम पीरियड रहे हैं, तो ऐसे पर्सन को हम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहते हैं। इनके पास पीआईओ या ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन जो कि रेजिडेंट के प्रोविजंस को कंप्लाई कर रहे हैं, ऐसे पर्सन को हम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन रेसिडेंट यानी कि इंडियन है तभी तो बाहर कंट्री में गया तो एनआरआई स्टेटस मिला। इनके पास एक कार्ड भी होता है जो ओसीआई कार्ड कहलाता है। ये कार्ड का मीनिंग ये है कि इंडिया में इनके रूट्स हैं, ठीक है। साथ के साथ ये डीम्ड रेजिडेंट है विथ 15 लाख इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज। 15 लाख है उससे ज़्यादा का इनकम इनको हो रहा है इंडियन सोर्सेज से, और ये डीम्ड रेजिडेंट कहलाए जा रहे हैं। तो हु इज़ अ डीम्ड रेजिडेंट? फर्स्टली आईटी एक्ट के पर्पसेस के लिए अप्लीकेबल टू एनआरआईज जो इंडियन सिटीजनशिप विथ इंडियन सिटीजनशिप ओनली, जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, साथ के साथ पीआईओ नहीं हो सकते, ठीक है। एनआरआई जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, दे आर कॉल्ड द डीम्ड रेजिडेंट, यानी कि आगे जाकर ये रेजिडेंट बन जाएंगे। दैट एनआरआई
नॉट, जो कि टैक्स रेजिडेंट इंडिया का नहीं, यानी कि इंडिया में टैक्स नहीं पे कर रहा, और इंडियन सोर्सेज से 15 लाख है उससे ज्यादा का इनकम है, तो इंडियन सोर्सेज से इतना इनकम है एनआरआई होते हुए भी, तो देयर इज चांस कि ये वापस से इंडिया में आ जाए, और डीम्ड रेजिडेंट इसीलिए इसे माना जाता है। इज दैट क्लियर? There are different definitions of फीमा एक्ट में अगर हम देखें, इंडियन सिटीजनशिप किसी पर्सन के पास से इंडिया से बाहर चले गए काफी दिनों के लिए, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एनआरआई। रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के लिए, वर्किंग अब्रॉड, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि इंडिया से बाहर पोस्टेड है। अब पीआईओ स्टेटस दिया जाता है पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीपल को जिनके पास एक्चुअली जो इंडिया में रह रहे हैं, या फिर उनके पेरेंट्स इंडिया से हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के हैं, उनका जन्म बाहर चाहे हुआ हो, बट दिस पर्सन हैज रूट्स इन इंडिया, तो दैट इज कॉल्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। उनको इंडियन सिटीजनशिप एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से कहा गया कि वो या उनके डिपेंडेंट्स जो है, या फिर उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह इंडिया में रेसिडेंट है, तो ऐसे पर्सन के पास ओसीआई कार्ड भी होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। तो ये कार्ड जिसके पास है, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो डिफरेंट डेफिनेशंस हमने देखे, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, डीम्ड रेजिडेंट, देन पीआईओ कार्ड जिसके पास है, एनआरआई कौन है, सब कुछ ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। इनसे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सो यू शुड बी एबल टू आंसर देम। अब देयर आर अदर बॉडीज लाइक ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज जो इंडिया में एस्टैब्लिश नहीं है, इंडिया से बाहर है। एसेंशियली ये ऐसे बॉडीज है जिसमें, या फिर कंपनीज वी कैन से, जिसमें एनआरआई का स्टॉक होल्डिंग है, एनआरआई का शेयर होल्डिंग है कितना, 60% से ज्यादा, एनआरआई मिलकर 60% से ज्यादा शेयर होल्डिंग रखते हैं, तो दैट कंपनी विल बी कॉल्ड ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी। ठीक है, मिनिमम 60% शेयर होल्डिंग उनका होना चाहिए। ओवरसीज फर्म इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर एस्टैब्लिश्ड है, और एनआरआई जो इंडियन एनआरआई है उनके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, जिनका शेयर होल्डिंग 60% से ज्यादा है। तो इनको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं, इंडिया में वो इन्वेस्ट किए कर सकते हैं या नहीं ऐसे कंपनीज, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स अलाउ नहीं किए जाते। अर्स्टवाइल ओसीबी है, यानी कि 2003 से पहले ये ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी था, तो उससे अलाउ किया जाता है कि आप इन्वेस्ट कर लो, बट नए जो 2003 के बाद जो कंपनीज बने हैं इस तरह के, तो उन्हें अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, और ये आरबीआई के कॉशन लिस्ट में भी नहीं होने चाहिए ऐसे कंपनीज। कुछ कंपनीज आरबीआई के कॉशन लिस्ट में होते हैं कि इनके साथ बिजनेस करना डेंजरस है, तो उस लिस्ट में नहीं होना चाहिए, एंड आरबीआई का प्रियोर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर होती है। सो दिस इज अ क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन ऑफ डीम्ड रेसिडेंट। ठीक है, तो ये तो हम आंसर कर देते हैं। डीम्ड रेजिडेंट इज, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। एनीवे, रीडिंग द स्टेटमेंट्स, डीम्ड रेजिडेंट इज एनआरआई हु इज नॉट अ टैक्स रेजिडेंट, हैज मोर देन 15 लाख इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज, स्टेटस ऑफ डीम्ड रेजिडेंसी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एनआरआई, पीआईओ एंड हु होल्ड इंडियन सिटीजनशिप, नन ऑफ द अबव। क्या सही है इसमें, क्या इनकरेक्ट है, सॉरी, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। देन दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस सेशन, टारगेट इज अ पेमेंट गेटवे एस्टैब्लिश्ड इन, तो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इफ यू सी शुड एक्चुअली बी यूरोपियन यूनियन। ठीक है, टारगेट यूरोपियन यूनियन का है, नॉट इवन यूके, यूके का है चैप्स। ठीक है, चिप्स तो यूएस का है, तो यूरोपियन यूनियन शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं सीएआईबी एग्जाम 2025 क्लियर करना इन वन अटेम्प्ट एंड यू नीड गाइडेंस फॉर दैट, वी हैव अ मास्टर कोर्स जहां पर आपको चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया जो है कॉन्सेप्ट क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू, शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज एज वेल एज फुल एंड मॉक टेस्ट, कंप्लीट कंपोनेंट के ऑल द 4 कंपलसरी कंपोनेंट जो हमारे हैं उनके प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग लाइव क्लासेस जहां पर आपको लाइव जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। हियर यू आर हैविंग CIB 75 कोड, जिसके थ्रू आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, और ये डिस्काउंट 75 से ज्यादा भी हो सकता है। यू कैन चेक आउट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड क्विकली जॉइन दिस क्लासेस। हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी अभी अवेलेबल है, प्रेजेंटली रनिंग है, एंड न्यू बैचेस आर बीइंग लॉन्च्ड। ठीक है, तो इफ यू वांट टू जॉइन दिस यू कैन क्विकली गो फॉर दैट। लाइव क्रैश कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस तो नहीं मिलेगा। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और बाकी सारी चीजें, नोट्स, एमसीक्यू, सब कुछ मिल रहा है। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज कॉल ऑन दिस नंबर या ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in. Wishing you all the best for your exam. Thank you so much.